हेलो एवरीवन। तो काफ़ी दिनों के बाद हम फिर से अपनी कंटिन्यू करते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की सीरीज़ को, जिसमें यूनिट सेकंड का ये पार्ट फर्स्ट है। इसमें हम लोग देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और इसकी डिज़ाइन के बारे में। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा यूनिट सेकंड का सिलेबस है। इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में और उसकी किस तरह से डिज़ाइन होती है, और डिज़ाइनिंग एंड फिटिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिफरेंट टाइप प्रोडक्ट एंड कंपनीज। मतलब जो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स और कंपनीज होती हैं उनके लिए सबसे फिट मतलब सूटेबल या फिर फिट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कौन सा होगा। तो सबसे पहले समझो कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। ये एक फ्रेमवर्क होता है। ऑर्गेनाइजेशन अरेंज इट्स लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन एंड एलोकेट राइट एंड ड्यूटीज। मतलब हमारी जितनी भी किसको क्या क्या ड्यूटी करनी है और किसके पास क्या क्या अथॉरिटी है, ये सिर्फ सारा स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन में। कैसे मतलब एक ये सबसे मेन हेड है, उसके नीचे ये प्रेसिडेंट हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, उसके नीचे सुपरवाइजर वर्कर कर रहे हैं, उसके नीचे जो मतलब मेन एम्प्लॉयज़ हैं वो वर्क कर रहे हैं। तो इस तरह से जो और इनकी सबकी अथॉरिटी अलग अलग होती है। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनता है उसी को बोलते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अभी कितने तरह का होता है, तो बेसिकली हम ये 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। और भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट और मेन होते हैं वो ये 5 होते हैं। पहला होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। तो पहले के ऊपर चलते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में। देखो फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या करते हैं कि पीपल अकॉर्डिंग द फंक्शन दे परफॉर्म इन द ऑर्गेनाइजेशन। हम लोगों को उनके फंक्शन की परफॉर्मिंग एबिलिटी के हिसाब से रखते हैं। देखो एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपने एक रेस्टोरेंट खोला, ठीक है, और इसमें आपने 10 लोग लिए। अब 10 लोगों को आप जैसे कि उसमें रखते हो कि सारों को कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, हमें कोई डाटा एंट्री की जॉब है, इस तरह का नहीं रख सकते आप इसमें से लोगे कि 2 लोग ऐसे होने चाहिए जो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, 2 लोग अच्छे ऐसे होने चाहिए कि जो बहुत अच्छे गेस्ट को मैनेज करते हैं, और 2-3 लोग ऐसे होने चाहिए जो बहुत अच्छे से मतलब उनको ट्रीट करके उन्हें मतलब थाली वगैरह अच्छे से देते हैं, और 1-2 लोग एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए। मतलब अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपको अलग अलग टाइप के लोगों की ज़रूरत होगी। तो मतलब द फंक्शन दे कैन परफॉर्म इन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो फंक्शन वो आदमी परफॉर्म कर सकता है, जैसे मतलब कुक है, उसे खाना बनाने का फंक्शन आपने दे दिया, तो इस टाइप से आप एक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम बनाओगे, उसको बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखो पहला स्ट्रक्चर फॉर द बिजनेस। कोई बिजनेस है तो इसमें क्या होगा, ये एक आपका प्रेसिडेंट है, आपने एक वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग का बनाया क्योंकि वो मार्केटिंग में अच्छा है, एक फाइनेंस का बनाया, प्रोडक्शन का, ह्यूमन रिसोर्स का। मतलब आपके अलग अलग जो व्यक्ति जिस काम में अच्छा है उसको उस काम के लिए फंक्शन दिया जाएगा। और अगर आपका स्ट्रक्चर बनाना है हॉस्पिटल का, तो उसमें आपने क्या किया, एक चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव रखा, उसके नीचे मेडिकल सर्विसेज के लिए अलग आदमी रखा, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए अलग रखा, और आउट पेशेंट सर्विस के लिए एक अलग आदमी है, और न्यूट्रिशन एंड फूड सर्विसेज के लिए एक अलग आदमी है। तो मतलब जो व्यक्ति जो फंक्शन अच्छे से कर सकता है हम उसको उस पोस्ट पे रख देते हैं। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनता है उसे बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब अगला हमारा स्ट्रक्चर आता है डिविजनल स्ट्रक्चर। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम एम्प्लॉयज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से पार्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग सर्विस के अकॉर्डिंग हम मतलब डिवाइड कर देते हैं एक स्ट्रक्चर में, ताकि एक वर्क फ्लो बना रहे। इसमें क्या होता है, द डिविजनल स्ट्रक्चर फॉर अ बिजनेस टेंड टू इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। इट आल्सो ब्रोक डाउन फर्दर इनटू प्रोडक्ट मार्केट एंड जियोग्राफिक स्ट्रक्चर। मतलब हम जियोग्राफिक स्ट्रक्चर मतलब एक को यहाँ रख दिया, एक को मतलब नागपुर में रखा, दूसरे को कानपुर में रख दिया। मतलब जियोग्राफिक पोजीशंस को भी हिसाब से अलग अलग इसको किया जा सकता है। मतलब अलग अलग डिविजन्स के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसे एग्जाम्पल समझते हैं, इससे अच्छे समझ में आएगा। देखो एक तो आपका प्रेसिडेंट है, ठीक है, इसके लिए एक आपने डिवीजन प्रोडक्ट एक्स रखा, ठीक है, एक वाई रखा, एक जेड रखा। देखो इन ऐसे डिवीजन प्रोडक्ट एक्स है तो इसका
इस बाई के साथ में कोई भी खास लेना देना नहीं रहने वाला। ये भी प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करेगा, ये भी प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करेगा, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं, इनका बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि इनके सबके अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे। जैसे इसका खुद का R&D होगा, इसका मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस, और सेम टाइप इसका भी होगा। मतलब इन्हें एक दूसरे पर कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी, ये केवल प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करेंगे। तो इस टाइप का जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है उसे बोलते हैं हम डिविजनल स्ट्रक्चर। अब बात आती है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की। देखो ये जो स्ट्रक्चर होता है सबसे कॉम्प्लेक्स होता है और सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी यही स्ट्रक्चर देता है। इसमें क्या करते हैं हम, एक फंक्शन और डिविजनल, इन दोनों टाइप के स्ट्रक्चर्स को कंबाइन कर देते हैं। कैसे करते हैं, देखो उसमें क्या था कि दोनों जो हमारा डिविजनल था उसमें सबके अलग अलग थे, एक दूसरे से कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा था। इसमें क्या होता है कि सबका अलग अलग होता है, उसके बावजूद एक दूसरे से सभी कनेक्टेड होते हैं। मतलब अगर ऐसे एक का प्रोजेक्ट मैनेजर खाली बैठा है और दूसरे को ज़रूरत पड़ी तो वो यहाँ से इसके लिए सर्विस प्रोवाइड कराएगा। तो इस टाइप से ये मतलब जिस सारे के सारे को एक मैट्रिक्स में सेट करते हैं, सारे मतलब जो भी स्टाफ के मेंबर्स होते हैं और ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो इस टाइप से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, ये ग्रिड बोल लो, फंक्शनल और डिविजनल को दो चैनों में एक साथ कमांड देने पे जो स्ट्रक्चर बनता है उसे मैट्रिक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब बात करते हैं लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर। ये देखो सबसे सिंपल स्ट्रक्चर यही होता है जो हमारे नॉर्मली जो ऑफिसेज होते हैं सरकारी महकमे उनमें जो भी स्ट्रक्चर होता है वो इसी टाइप का होता है। इवन प्राइवेट में भी यही होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका एक अथॉरिटी होगी। ठीक है, ऐसे आप स्कूल समझ लो, तो आप स्कूल में क्या है, सबसे पहले एक आपका प्रिंसिपल हुआ। ठीक है, उसके बाद में उसके नीचे टीचर्स आए। ठीक है, और उसके टीचर्स के नीचे सारे भाई क्लास मॉनिटर, उसके बाद में बच्चे वगैरह, ये सारे आ गए। तो इसमें क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो तो इनकी अथॉरिटी में आएंगे टीचर्स की, लेकिन जो टीचर है वो बच्चों की अथॉरिटी में नहीं आएगा। और सेम बात प्रिंसिपल पे लागू होगी कि जो प्रिंसिपल की अथॉरिटी में टीचर्स तो सारे आएंगे, लेकिन टीचर्स की अथॉरिटी के अंदर प्रिंसिपल नहीं आएगा। मतलब अगर कुछ प्रिंसिपल को गलत लगता है तो वो टीचर को बोलेगा कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन टीचर्स को कुछ लगता है तो वो प्रिंसिपल को सीधे इंटरेक्ट नहीं कर सकते, उससे नहीं पूछ सकते कि आपने ये क्यों कर दिया। तो इस तरह से एक लाइन बनती है अथॉरिटी की, मतलब सबसे ज़्यादा अथॉरिटी सबसे ऊपर होगी, उसके नीचे सबसे कम अथॉरिटी, इस टाइप से बनती चली जाएगी। ठीक है, यही तो दिया है इसमें अप्रूव कम्स फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, जो टॉप टू बॉटम अथॉरिटी आती है। ठीक है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आर मोर सेंट्रलाइज्ड का मतलब ये होता है कि किसी एक के हाथ में सबसे ज़्यादा पावर होती है। मतलब अनसेंट्रलाइज्ड में क्या होता है कि सब लोगों के पास अपनी अपनी पावर होती है अपने अपने एरियाज़ की, लेकिन अगर सेंट्रलाइज्ड है तो सबसे ज़्यादा पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में होगी। तो लाइन स्ट्रक्चर जो होता है वो मोर सेंट्रलाइज्ड हो जाता है। और ये तो वही बात है कि जो आपके सब स्टाफ मैनेजर हैं वो मैनेजर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, लेकिन आपका मैनेजर सब स्टाफ मैनेजर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। हाँ, इसका स्ट्रक्चर ये देख लो, जैसे आपका प्रेसिडेंट है। ठीक है, एक लीगल एडवाइज़र भी होगा उसका। इस लीगल एडवाइज़र मतलब तो साइड का होता है, इसका प्रेसिडेंट से नीचे और वाइस प्रेसिडेंट के थोड़ी ऊपर पोस्ट होती है, क्योंकि ये केवल एडवाइस करता है। उसके बाद में देखो प्रेसिडेंट से नीचे कौन कौन आते हैं, सारे वाइस प्रेसिडेंट आ जाते हैं सभी टाइप के, और सारे वाइस प्रेसिडेंट के नीचे भी जो चेन चलती है उसी तरह की चलती रहती है। जैसे अब देखो जो प्रोडक्शन सुपरवाइज़र है, अगर इसने कुछ गलत किया तो ये वाइस प्रेसिडेंट इसके खिलाफ एक्शन ले सकता है, लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट ने कुछ गलत किया तो प्रोडक्शन सुपरवाइज़र इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता। तो इसके लिए इसके खिलाफ कौन एक्शन लेगा, प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के ऊपर कोई नहीं है, यानी ये लास्ट होता है। अगर ये कुछ गलत एक्शन लेता है इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, इसीलिए बोलते हैं इसे मोर सेंट्रलाइज्ड। ठीक है, सबसे ज़्यादा अथॉरिटी प्रेसिडेंट के पास ही होगी इसमें। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर की। देखो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जो होते हैं हर अलग अलग प्रोजेक्ट के हिसाब से डिज़ाइन किए जाते हैं। कि अगर जैसे 4 लोगों का कोई प्रोजेक्ट है, यानी कोई छोटा प्रोजेक्ट है, अगर कोई आपको बड़ा प्रोजेक्ट में काम करना है
तो आपको ज़्यादा लोग लेने होंगे, इसलिए जो साइज होता है प्रोजेक्ट की टीम का वो अलग अलग प्रोजेक्ट पे अलग अलग रहता है, ठीक है। और सभी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो प्रोजेक्ट को इशू करती हैं, तो ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर नॉर्मली सभी ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होता है। और ये अलग अलग तरह का होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन का भी होता है, कुछ प्रोजेक्ट छोटे भी होते हैं तो शॉर्ट ड्यूरेशन के भी होते हैं। इसमें देखो बेसिक इसका फंडा क्या होता है, क्यों रखते हैं प्रोजेक्ट, मतलब जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर होता है उसको अलग हिसाब से क्यों डिज़ाइन करते हैं। इसका मतलब होता है कि जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं उनको एक जगह पे बुला के किसी एक पार्टिकुलर काम को पूरा करना। तो बस यही इसका कोर कॉन्सेप्ट है। क्या कोर कॉन्सेप्ट है कि स्पेशलिस्ट को एक जगह पे बुला के किसी एक वर्क को या फिर किसी एक पार्टिकुलर प्रोजेक्ट को एज सून एज पॉसिबल कंप्लीट करना। और जो लोग एक्टिविस्ट होते हैं हमारी प्रोजेक्ट टीम के, वो किससे कोऑर्डिनेट होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर से। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है, ये हमें अथॉरिटी देता है, मतलब जो भी हमें काम चाहिए उसकी अथॉरिटी प्रोवाइड कराता है, एडवाइस करता है, असिस्ट करता है, मतलब किसी भी तरह की सहायता किसी को, जो भी हमारे एक्सपर्ट हैं किसी भी प्रोजेक्ट टीम में। तो एक्टिविस्ट मतलब वही जो काम कर रहे हैं, यानी हमारे स्पेशलिस्ट या फिर एक्सपर्ट। तो और प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है, प्रोजेक्ट मैनेजर मतलब उनको सहायता करता है और सलाह देता है। इसके अलावा कोई खास इसका वर्क नहीं होता, जो वर्क होते हैं वो स्पेशलिस्ट ही करते हैं। ये केवल उसको असिस्टेंट यानी सहायता प्रोवाइड कराता है इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। देखो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो ये प्रेसिडेंट है और उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट हैं, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी। इसमें अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट हैं, जैसे फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग की सबकी अलग अलग चल रही होती है कि किसी को ये काम दिया, ये काम दिया। उसके बाद जो प्रेसिडेंट हैं ये सबको एक दूसरे से रिपोर्ट करते हैं। और ये जो मतलब स्ट्रक्चर होता है काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, ये सब एक दूसरे को मतलब इंफॉर्मेशन शेयर इजीली कर देते हैं। तो ये सारे प्रेसिडेंट के अंडर ही होता है। सो थैंक्स, यही था हमारे इस लेक्चर्स में। और बात रह जाती है जो फिट स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें ये जो हमारे 5 स्ट्रक्चर हैं इसमें से जो सबसे सुटेबल पड़ता है उसी को हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट मान लेते हैं, ठीक है। और इस लेक्चर की PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिए। और धन्यवाद, इतना ही है इस लेक्चर में, बाकी अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।